एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की कंपनी के बाहर रोज एक लड़का उसकी लग्जरी गाड़ी साफ करता था और बदले में वह उसे कुछ सिक्के दे देता था। एक दिन वह बिजनेसमैन बेहद परेशान था क्योंकि उसका बिजनेस तेजी से डूब रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि बोर्ड मीटिंग में क्या प्रेजेंटेशन दिया जाए। वह गाड़ी में बैठा फाइलें देख रहा था, तभी वही लड़का आया और बोला, साहब, फाइल में पेज नंबर 3 पर गलती है। बिजनेसमैन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और झिड़क दिया कि तुम क्या जानो, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वाकई ये एक बारीक तकनीकी गलती थी जिसे सिर्फ बहुत टैलेंट इंसान ही पकड़ सकता था। मैं गाड़ी से बाहर निकाला तो पता चला कि यह लड़का शहर के रोड पर जहां ट्रैफिक का शोर और गाड़ियों का धुआं ऐसा माहौल बना रहा था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन मयंक गुप्ता अपनी काले रंग की चमचमाती लग्जरी गाड़ी के साउंड प्रूफ शीशों और एयर कंडीशन की ठंडक में इस बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। वह शहर का नामी बिजनेस टाइकून था जिसकी कंपनी अल्फा ग्रुप अपने इतिहास के सबसे बुरे संकट से गुजर रही थी। नरम चमड़े की सीट पर बैठे होने के बावजूद उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कांटों की सेज पर लेटा हो, क्योंकि उसका दिमाग आंकड़ों, गिरते ग्राफ और घाटे के हिसाब किताब में उलझा हुआ था। उसकी नज़र गोद में रखी नीली फाइल पर जमी थी जिसके हर पन्ने में कंपनी की बर्बादी की कहानी लिखी थी। अगली सुबह होने वाली बोर्ड मीटिंग उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ थी, जहां उसे उन प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना था जो उसकी कंपनी के दिवालिया होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे कौड़ियों के भाव उसकी विरासत को खरीद सकें। मयंक जानता था कि अगर वह मीटिंग में कोई ठोस समाधान पेश नहीं कर पाया तो उसके पिता की उम्र भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। वह बार बार फाइल के पन्ने पलट रहा था, लेकिन शब्द उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे और उसका दिमाग किसी एक बात पर टिक नहीं पा रहा था। इसी हालत में गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी और बाहर शीशे के पास एक लड़का आकर खड़ा हो गया, क्योंकि ये उसका रोज का मामूल था कि जब भी उसकी गाड़ी दफ्तर के पास उस चौराहे पर रुकती, वही मैले कुचैले कपड़ों वाला लड़का हाथ में पुराना गंदा कपड़ा और पानी की बोतल लिए गाड़ी की तरफ लपक आता था। आज भी वही हुआ। वह लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 22 या 30 साल होगी, लेकिन चेहरे पर वक्त से पहले आई हुई संजीदगी थी और आंखों में एक अजीब सी वीरानी। वह तेजी से आगे बढ़ा और बिना पूछे गाड़ी का विंडस्क्रीन साफ करने लगा। मयंक ने झल्लाहट में सिर उठाकर उसे देखा। उस लड़के का नाम आदर्श था, मगर मयंक के लिए वह उन हजारों गुमनाम चेहरों में से एक था जो शहर के फुटपाथों पर भटकते रहते हैं। मयंक को हमेशा ये बात खलती थी कि ये लोग बिना इजाजत गाड़ियों को हाथ क्यों लगाते हैं। फिर अपनी आदत के मुताबिक उसने डैशबोर्ड से कुछ सिक्के निकाले और शीशा जरा सा नीचे करके बाहर उछाल दिए। उसका यह रवैया ऐसा था मानो वह किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी जानवर को कुछ फेंक रहा हो। आदर्श ने सिक्के पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि खामोशी से शीशा साफ करता रहा। उसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे, मगर उसकी निगाहें बार बार विंडस्क्रीन के पास मयंक की गोद में रखी खुली फाइल पर जा टिकती थीं। मयंक पहले ही गहरे मानसिक दबाव में था। उस लड़के की ये हरकत उसे और चिढ़ाने लगी। उसे लगा कि लड़का जानबूझकर देर कर रहा है ताकि ज्यादा पैसे मिल सकें। मयंक ने हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया, लेकिन लड़का अपनी जगह जमा रहा। अचानक आदर्श ने सफाई रोक दी और झुककर शीशे के बिल्कुल करीब आ गया। मयंक ने नागवारी से शीशा और नीचे किया ताकि उसे डांट कर भगा सके, लेकिन इससे पहले ही उसके कानों में आदर्श की शांत मगर ठहरी हुई आवाज पड़ी, साहब, फाइल के तीसरे पन्ने पर जो टेबल बनी है उसमें निचली पंक्ति के 2 आंकड़े गलत है। उस आदर्शगी भरी बात में अजीब सा भरोसा था। मयंक, जो उसे डांटने के लिए तैयार बैठा था, एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे अपनी ही सुनने पर यकीन नहीं हुआ। एक सड़क छाप लड़का जो गाड़ियों के शीशे साफ करके पेट पालता है, देश की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक को उसकी गोपनीय फाइल की गलती बता रहा था। मयंक का गुस्सा, जो अब तक भीतर ही भीतर उबल रहा था, फूट पड़ा और वह झल्लाकर बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मयंक ने दहकते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फाइल में झांकने की, 2 टके के जाहिल इंसान।
तुम जानते भी हो कि ये क्या है? यह कोई बच्चों की ड्राइंग बुक नहीं, करोड़ों का हिसाब है। अपना काम करो और मुझे सिखाने की कोशिश मत करना। मयंक की आवाज में तीखापन और अपमान भरी थी। अगर कोई और होता तो शर्म से जमीन में गड़ जाता या डर कर भाग जाता, मगर आदर्श के चेहरे पर खौफ का कोई साया नहीं था। उसकी आंखों में बस एक अजीब सा दुख और अफसोस उभर आया। उसने गहरी सांस ली और पूरी शालीनता से बोला, सर, मैं जानता हूँ कि अपनी औकात से बढ़कर बोल रहा हूँ, लेकिन यकीन कीजिए, पेज नंबर 3 पर जो मुनाफे का अनुमान लगाया गया है, उसका फॉर्मूला एक्सेल शीट में गलत लगा है। अगर आप इसी हालत में यह फाइल मीटिंग में ले गए तो वहां मौजूद माहिर लोग इसे तुरंत पकड़ लेंगे और आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मैंने बस इसलिए बता दिया कि आपका नुकसान न हो। इतना कहकर आदर्श ने वे सिक्के जो मयंक ने फेंके थे जमीन से उठाए, उन्हें वापस मयंक की गाड़ी की सीट पर रखा और खामोशी से पीछे हट गया। सिग्नल हरा हो चुका था और पीछे खड़ी गाड़ियां हॉर्न बजाने लगी थीं। मयंक ने सामने वाली गाड़ी को काटा और तेजी से आगे बढ़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और माथे पर पसीना आ गया था। वह सोच रहा था कि ये कैसा अजीब लड़का था जिसने भीख लेने से इनकार किया और उल्टा उसे मशवरा देकर चला गया। मयंक का दिमाग बार बार उस लड़के की बातों की तरफ लौट रहा था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक अनपढ़ लड़का इतनी पेचीदा वित्तीय रिपोर्ट कैसे समझ सकता है। क्या ये महज एक संयोग था या वह उसे बेवकूफ बनाकर पैसे बटोरना चाहता था? लेकिन फिर शायद उस लड़के की आंखों में झलकता यकीन और उसके तकनीकी शब्द मयंक को बेचैन करने लगे। वह दफ्तर जाने के बजाय गाड़ी को एक साइड के पास पार्क करने पर मजबूर हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने दोबारा फाइल उठाई। उसने पन्ना नंबर 3 खोला। पहली नजर में सब कुछ ठीक लग रहा था। वही आंकड़े थे, वही हिसाब जिन्हें उसके दोस्त के फाइनेंस मैनेजर ने तैयार किया था और जिन पर वो खुद कई बार नजर डाल चुका था। वो खुद पर हंस पड़ा। मैं भी कितना पागल हूँ, एक सड़क किनारे खड़े लड़के की बात को इतनी गंभीरता से ले रहा हूँ। लेकिन तभी उसकी नजर सबसे नीचे वाले कॉलम पर पड़ी जहां मुनाफे की गणना निकाली गई थी। मयंक ने कैलकुलेटर निकाला और फिर से हिसाब लगाना शुरू किया। जैसे जैसे वह गणना करता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता चला गया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं। अब उसे साफ दिख रहा था कि वहां वाकई एक बहुत भारी लेकिन बेहद बारीक गलती थी। फॉर्मूले में एक छोटा सा चिन्ह गलत जगह पर लगा हुआ था, जिसकी वजह से मुनाफे का जो ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, वही हकीकत में कंपनी को भारी नुकसान में दिखा रहा था। यह गलती इतनी सूक्ष्म थी कि आम आदमी तो क्या, कोई माहिर अकाउंटेंट भी पहली नजर में धोखा खा सकता था। मगर उस लड़के ने चंद सेकंड में, चलते हुए, सड़क किनारे खड़े होकर, शीशे के पार उल्टी पड़ी फाइल में ये गलती आखिर कैसे पकड़ ली? मयंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि यदि वह यह अधूरी और गलत प्रस्तुति कल बोर्ड के सामने रख देता तो वे लोग उसे कच्चा चबा जाते और उसकी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाती। उस लड़के ने अनजाने में आज मयंक की जिंदगी बचा ली थी। मयंक को अपनी बदतमीजी और घमंड पर गहरी शर्मिंदगी और पछतावा महसूस हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि उसने एक हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा दिया, जिसने उसे डूबने से बचाया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह लड़का कोई साधारण भिखारी नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी गहरी तकनीकी समझ, सूझबूझ और तेज निरीक्षण किसी आम इंसान में नहीं होता। मयंक ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और उसी सिग्नल की ओर वापस दौड़ा जहां वह लड़का था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह हर हाल में उस लड़के को ढूंढना चाहता था, न सिर्फ धन्यवाद देने के लिए बल्कि ये जानने के लिए भी कि वह आखिर है कौन। जब वह सिग्नल पर पहुंचा तो वहां गाड़ियों की भीड़ थी, लेकिन वह लड़का नहीं था। मयंक ने गाड़ी सड़क किनारे छोड़ दी और पागलों की तरह बाहर निकल आया। उसके पैरों में महंगे जूते थे और तपती हुई सड़क उन्हें जला रही थी, लेकिन उसे किसी बात का होश नहीं था। वह फुटपाथ पर दौड़ता हुआ लोगों से पूछ रहा था कि क्या उन्होंने वहां गाड़ी साफ करने वाले उस लड़के को देखा है।
लोग हैरानी से उसे देख रहे थे कि सूट बूट में एक अमीर आदमी यूं फुटपाथ पर भटक क्यों रहा है। काफी तलाश के बाद एक रेहड़ी वाले ने इशारा किया कि वह लड़का शायद सामने वाले पार्क की बेंच पर बैठा है। मयंक दौड़ता हुआ पार्क में पहुंचा। वहां एक पुरानी पोशाक में वह लड़का बेंच पर सिर झुकाए बैठा था। उसके हाथ में वही पुराना कपड़ा था और वह शायद कुछ खा रहा था या पढ़ रहा था। मयंक हांफता हुआ उसके पास पहुंचा। उसकी सांसें खुली हुई थीं और टाई गर्दन में कस रही थी। बड़ी मुश्किल से मयंक ने उसका नाम पुकारा। लड़के ने चौंक कर सिर उठाया और मयंक को सामने देखकर घबरा गया तथा तुरंत खड़ा हो गया। वह बोला, साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? शायद वह समझ रहा था कि मयंक उसे डांटने, मंदिर से भगाने या पुलिस के हवाले करने आया है। तभी मयंक ने दोनों हाथ उठाकर उसे शांत किया। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। तुमने जो कहा था वह बिल्कुल सच था। वह वाकई गलती थी और आज तुमने मुझे तबाह होने से बचा लिया। मयंक की आवाज में सच्ची पुकार थी। वह धैर्य से उसे देखता रहा, जैसे यकीन ही न हो रहा हो कि यही वही मगरूर शख्स है जो थोड़ी देर पहले उसे झिड़क रहा था। मयंक ने आगे बढ़कर उसके दोनों कंधे पकड़ लिए और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? ये कपड़े और ये हुलिया तुम्हारी हकीकत नहीं हो सकते। कोई आम लड़का इतनी बारीक गलती एक नजर में नहीं पकड़ सकता, वह भी उल्टा पढ़कर। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? उसकी नजरें झुक गईं। चेहरे पर गहरी पीड़ा की एक लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने पुराना जख्म छेड़ दिया हो। वह कुछ देर खामोश रहा, फिर तल्ख मुस्कुराहट के साथ सिर उठाकर बोला, साहब, मैं कोई खास या बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं। मैं बस उन आंकड़ों से परिचित हूं, क्योंकि मैं उनके साथ जीता रहा हूं। मयंक की हैरत बढ़ती गई। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। उसने गहरी सांस ली, जेब से एक मुड़ा तुड़ा पुराना आईडी कार्ड निकाला और मयंक के हाथ में थमा दिया। कार्ड पर नजर पड़ते ही मयंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अल्फा ग्रुप यानी उसकी अपनी ही कंपनी का आईडी कार्ड था, जिस पर उसकी तस्वीर और पद के खाने में जूनियर डेटा एनालिस्ट लिखा था। मयंक फटी-फटी आंखों से उसे देखता रह गया। तुम मेरी कंपनी में काम करते थे, लेकिन कैसे और मुझे क्यों नहीं पता? वो अपनी कमीज की आस्तीन से माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, साहब, आप 7वीं मंजिल पर बैठते हैं और हम जैसे लोग बेसमेंट के क्यूबिकल्स में काम करते हैं। आपके और हमारे बीच सिर्फ मंजिलों का नहीं, हैसियत का भी उतना ही फासला है। इतना कि आप हमें देख ही नहीं पाते जब तक हम सड़क पर आपकी गाड़ी साफ करने न आ जाए। ये शिकायत नहीं, बल्कि एक गहरी चोट थी। मयंक को याद आया कि उसने कभी अपने निचले कर्मचारी पर ध्यान ही नहीं दिया। वह हमेशा एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स के बीच घिरा रहता था। वह धीरे से बोला, लेकिन तुम यहाँ सड़क पर क्यों हो? तुम्हें नौकरी से किसने निकाला? मयंक ने बेचैनी से पूछा। तब आदर्श ने अपनी पुरानी यादों को कुरेदते हुए बताना शुरू किया कि साहब, 6 महीने पहले तक वह आपकी कंपनी के वित्त विभाग का एक उभरता हुआ कर्मचारी था। उसने विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और बड़े सपनों के साथ आपकी कंपनी में शामिल हुआ था। वह दिन रात मेहनत करता था ताकि कंपनी की प्रणाली को और बेहतर बना सके। उसी ने वह एल्गोरिदम तैयार किया था जिस पर आज कंपनी का पूरा सिस्टम चल रहा था। लेकिन उसकी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि वह ईमानदार था। जब उसने डेटा विश्लेषण के दौरान वित्त प्रबंधक गौरव द्वारा की जा रही अनियमितताओं को पकड़ा और प्रमाण जुटाए, तो भोलेपन में वही सबूत गौरव को दिखा दिए, ये सोचकर कि शायद कोई गलती हुई है। गौरव ने सबूत अपने पास रख लिए और अगले ही दिन आदर्श पर डेटा चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। वह वरिष्ठ थे और आदर्श कनिष्ठ, इसलिए उनकी बात मान ली गई और आदर्श की एक भी नहीं सुनी गई। उसे अपमानित करके सुरक्षा कर्मचारियों के माध्यम से कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, उसकी छवि पूरे शहर में खराब कर दी गई, जिससे उसे कहीं और नौकरी भी नहीं मिली। उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका था और घर में बीमार मां थी। इलाज और घर का खर्च चलाने के लिए उसने अपना लैपटॉप, किताबें और घर का सामान तक बेच दिया।
जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने गाड़ियों के शीशे साफ करने का काम शुरू कर दिया। आज वह दिन में उन गाड़ियों के शीशे साफ करता है जिनमें बैठकर कभी वह खुद दफ्तर जाया करता था, और रात को फुटपाथ की रोशनी में पुरानी पत्रिकाएं पढ़ता है ताकि उसका ज्ञान जंग न खा जाए। यह कहते कहते आदर्श की आवाज भर्रा गई और उसकी आंखों में आंसू तैर आए। मयंक स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार तमाचा मार दिया हो। उसकी अपनी कंपनी में उसकी नाक के नीचे इतना बड़ा अन्याय हुआ और उसे खबर तक नहीं हुई। एक इतना प्रतिभाशाली युवक जो कंपनी की पहचान बन सकता था, आज उसकी अनदेखी की वजह से सड़कों पर भटक रहा था। मयंक को अपनी सोच और अपने अहंकार पर शर्म आने लगी। उसने महसूस किया कि असली अंधा वह खुद था, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह सच नहीं देख सका। वह आदर्श की योग्यता और दृढ़ संकल्प का कायल हो चुका था। यही वह युवक था जो डूबती हुई नाव को भी किनारे लगा सकता था। मयंक की आंखों में एक नया जज्बा जाग उठा। उसने आगे बढ़कर आदर्श का हाथ थाम लिया। आदर्श उसे हैरानी से देखने लगा। मयंक ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो। मैं एक नाकाम नेता साबित हुआ जो अपने सिपाही की रक्षा नहीं कर सका, लेकिन अब और नहीं। तुम आज से फुटपाथ पर नहीं बैठोगे। कल की मीटिंग में सिर्फ मैं ही नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम मेरे साथ चलोगे। आदर्श हड़बड़ा गया और बोला, साहब, मैं वहां क्या करूंगा? वे लोग मुझे अंदर भी नहीं आने देंगे। मयंक ने दृढ़ लहजे में कहा, वह मेरी कंपनी है और अब मैं देखूंगा कि कौन तुम्हें रोकता है। तुम सारी परेशान करने वाली ऑडिट रिपोर्ट तैयार करोगे और मुझे बताओगे कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। क्या तुम मेरी कंपनी को बचाने में मेरी मदद करोगे? आदर्श की आंखों में उम्मीद की एक चमक उभर आई जो शायद महीनों से बुझी हुई थी। उसने मयंक का हाथ मजबूती से थाम लिया और सहमति में सिर हिला दिया। ठीक है साहब, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। मयंक मुस्कुराया और बोला, ये मेरी जिम्मेदारी है। चलो, उठो और मेरे साथ चलो। और अगले ही दिन मुझ पर डेटा चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया गया। वे सीनियर थे और मैं जूनियर, इसलिए उनकी बात मान ली गई और मेरी एक भी नहीं सुनी गई। मुझे अपमानित करके सुरक्षा गार्ड के जरिए दफ्तर से बाहर निकलवा दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी इज्जत ऐसी खराब कर दी कि पूरे शहर में किसी भी कंपनी ने मुझे नौकरी नहीं दी। मेरे पिता का पहले ही निधन हो चुका था और घर में बीमार माँ थीं। उनके इलाज और घर का खर्च चलाने के लिए मैंने अपना लैपटॉप, अपनी किताबें और घर का सामान तक बेच दिया। जब कुछ भी नहीं बचा तो मजबूरी में मैंने यह कपड़ा उठा लिया। अब मैं दिन में उन गाड़ियों के शीशे साफ करता हूँ जिनमें बैठकर कभी खुद ऑफिस जाया करता था, और रात को फुटपाथ की रोशनी में पुराने मैगजीन पढ़ता हूँ ताकि मैं अंदर से पूरी तरह टूट न जाऊं। आदर्श की आवाज भर्रा गई थी और उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मयंक सन्न रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। उसकी अपनी कंपनी में उसकी नाक के नीचे इतना बड़ा अन्याय हुआ और उसे इसकी खबर तक नहीं हुई। एक इतना प्रतिभाशाली लड़का जो उसकी कंपनी का भविष्य बन सकता था, आज उसकी ही अकड़ और लापरवाही की वजह से सड़क पर दर-दर भटक रहा था। मयंक को अपनी महंगी कुर्सी और बड़ी गाड़ी पर घिन आने लगी। उसे एहसास हुआ कि असली अंधा तो वह खुद था। सब कुछ होते हुए भी वह कुछ नहीं देख सका। वह आदर्श की काबिलियत का कायल हो चुका था। यही वह लड़का था जो डूबती हुई कश्ती को पार लगा सकता था। मयंक की आंखों में एक नया संकल्प जाग उठा। उसने आगे बढ़कर आदर्श का हाथ थाम लिया। आदर्श हैरानी से उसे देखने लगा। मयंक ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो। मैं एक नाकाम नेता साबित हुआ जो अपने सिपाही की रक्षा नहीं कर सका, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज से तुम फुटपाथ पर नहीं बैठोगे। कल की मीटिंग में सिर्फ मैं ही नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम मेरे साथ जाओगे। आदर्श घबरा गया और बोला, साहब, मैं वहां क्या करूंगा? वे लोग मुझे अंदर भी नहीं आने देंगे। मयंक ने दृढ़ लहजे में कहा, वह मेरी कंपनी है और अब मैं देखता हूं कि तुम्हें कौन रोकता है।
तुम वे सारे परेशान करने वाले ऑडिट तैयार करोगे और मुझे बताओगे कि उन्हें कैसे ठीक करना है। क्या तुम मेरी कंपनी को बचाने में मेरी मदद करोगे? आदर्श की आंखों में महीनों बाद उम्मीद की एक चमक जगी। उसने मयंक की बात थामते हुए सिर हिला दिया। ठीक है साहब, लेकिन मेरे पास पहनने के कपड़े नहीं हैं। मयंक मुस्कुराया। ये मेरी जिम्मेदारी है। चलो उठो, हमारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। मयंक आदर्श को अपनी कार की ओर ले चला, जहां से दोनों की जिंदगी और अल्फा ग्रुप के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। सूरज ढल रहा था, पर मयंक को लग रहा था कि उसकी जिंदगी की सुबह अब होने वाली है। कार शहर की चौड़ी सड़कों पर सरपट दौड़ रही थी, मगर भीतर एक गहरा सुकून उतर आया था, जो शब्दों से परे था। जो आदर्श कुछ देर पहले तक फुटपाथ की धूल छान रहा था, अब एक आलीशान गाड़ी की आरामदेह सीट पर बैठा था, जिसे देखने भर को लोग गुनाह समझते हैं। फिर भी उसकी आंखों में अब तक अपमान के साए मंडरा रहे थे। वह बार बार अपने मैले कपड़ों को समेटता, मानो डर हो कि कहीं सीट गंदी न हो जाए। मयंक ने उसकी बेचैनी और घबराहट को भांप लिया और उसके भीतर एक गहरी पीड़ा उठी कि कैसे हालात की सख्ती एक हीरे को भी पत्थर बनने पर मजबूर कर देती है। जब गाड़ी एक आलीशान बंगले के फाटक से भीतर दाखिल हुई तो आदर्श की आंखें हैरत से खेल गईं। यह मयंक का घर था, जो किसी महल से कम नहीं लग रहा था। मयंक ने गाड़ी रोकी और आदर्श को उतरने का इशारा किया। आदर्श चारों ओर देखते हुए बाहर आया। मयंक ने घर के एक नौकर को आवाज दी और हिदायत दी कि आदर्श को मेहमान खाने में ले जाओ। उसके लिए मेरे बेहतरीन सूटों में से एक निकालकर दो और खाने का भी इंतजाम करो। आदर्श कुछ कहना चाहता था, लेकिन मयंक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और कहा, अभी कोई सवाल नहीं, पहले तुम तरोताजा हो जाओ, खाना खाओ, फिर हम जंग की तैयारी करेंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद जब आदर्श कमरे से बाहर आया तो मयंक उसे पहचान ही नहीं सका। नहाकर और 3 पीस सूट पहनकर उसकी पूरी शख्सियत बदल चुकी थी। चेहरे से धूल और मिट्टी का नकाब उतर चुका था और गरीबी का नकाब उतर गया था। आज वह सच में एक होनहार नौजवान लग रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मयंक ने पहली बार गाड़ी के शीशे के पार देखी थी, लेकिन अब उसमें आत्मविश्वास की हल्की सी झलक भी शामिल हो गई थी। मयंक मुस्कराया और उसे अपने स्टडी रूम में ले गया, जो किताबों और आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम से भरा हुआ था। मयंक ने एक कुर्सी की ओर इशारा किया और खुद दूसरी पर बैठते हुए बोला, ये रात हमारी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली है। कल सुबह 9 बजे बोर्ड मीटिंग है और हमें न सिर्फ उस गलती को सुधारना है, बल्कि ऐसा मंसूबा पेश करना है जो सबको हैरान कर दे। आदर्श ने सिर हिलाया और लैपटॉप अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर पड़ी, उसका पूरा अंदाज बदल गया। वह अब कोई सहमा हुआ लड़का नहीं, बल्कि अपने मैदान में उतरा हुआ एक माहिर खिलाड़ी था। काम शुरू होते ही वक्त का एहसास मिट गया। आदर्श ने सबसे पहले फाइल खोली और मयंक को दिखाया कि गलती कहाँ थी और गंभीर लहजे में बोला, सर, ये महज टाइपिंग की गलती नहीं है। मयंक ने झुककर स्क्रीन पर देखा। आदर्श ने डेटा की तहें खोलनी शुरू की और बोला कि ये फॉर्मूला जानबूझकर बदला गया है। यदि पिछले महीने की बैकअप फाइल देखी जाए तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कल रात ठीक 2 बजे सिस्टम में लॉगिन करके उस महत्वपूर्ण सेल में बदलाव किया गया। मयंक की आंखें सुलग उठीं। इसका मतलब साफ था कि यह एक साजिश थी ताकि उसे मीटिंग में अपमानित होना पड़े। आदर्श ने सिर हिलाकर पुष्टि की और बताया कि यह लॉगिन आईडी मिस्टर गौरव की है। मयंक ने मुट्ठी भींच ली। जिस व्यक्ति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। वह गुस्से में खड़ा हुआ, लेकिन आदर्श ने शांति से कहा कि गुस्सा करने का समय नहीं है। सबसे अच्छा बदला यही होगा कि उनके वार को ही उनकी हार बना दिया जाए। उसके पास एक योजना थी। वे सिर्फ पुराना डेटा बहाल नहीं करेंगे, बल्कि उन छिपे हुए फंड्स को भी उजागर करेंगे जिन्हें गौरव ने गबन कर विदेशी खातों में छुपा रखा था और जिन्हें वह कंपनी का घाटा दिखा रहा था। आदर्श ने बताया कि उसने ये सुराग तभी पा लिया था जब वह वहां काम करता था, बस उसे पहुंच नहीं मिल पा रही थी, जो अब मयंक के पासवर्ड से संभव हो जाएगी। पूरी रात वे दोनों काम करते रहे।
कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की टिक टिक और कागज पलटने की आवाजें थीं। मयंक आदर्श की तेज बुद्धि देखकर हैरान था। वह न सिर्फ आंकड़ों का माहिर था, बल्कि उसकी रणनीतिक सोच भी असाधारण थी। उसने कंपनी को संकट से निकालने के लिए एक नया व्यवसाय मॉडल तैयार किया, जिसे उसने प्रोजेक्ट उम्मीद नाम दिया। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी जब उनका काम पूरा हुआ। आदर्श कुर्सी से पीठ टिकाकर बैठ गया। उसकी आंखें थकान से लाल थीं, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। मयंक ने प्रशंसा भरी नजरों से उसे देखा और कहा कि अगर वह न होता तो आज कंपनी का सूरज डूब जाता। आदर्श ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि सूरज बादलों के पीछे छिप सकता है, लेकिन समाप्त नहीं होता। आपने मुझ पर भरोसा किया, यही मेरे लिए काफी है। अगली सुबह अल्फा ग्रुप के मुख्यालय में माहौल तनावपूर्ण था और बोर्डरूम में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कंपनी के डायरेक्टर शर्मा और शाह, हर डिपार्टमेंट के सदस्य, सभी मौजूद थे। उनके चेहरों पर बहस की झलक थी और सबको अंदेशा था कि आज कंपनी के दिवालिया होने की घोषणा होने वाली है। कॉन्फ्रेंस टेबल के एक सिरे पर मिस्टर गौरव बैठे थे, जिनके चेहरे पर एक चालाकी मुस्कान थी। वह बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे और अपने साथ बैठे अन्य मैनेजर्स को हाथ के इशारे से तसल्ली दे रहे थे कि आज मयंक गुप्ता का खेल खत्म होने वाला है। ठीक 9 बजे दरवाजा खुला और मयंक गुप्ता अंदर दाखिल हुए। उनकी चाल में वह शिकस्त खाई हुई उदासी नहीं थी, जिसकी सभी को उम्मीद थी, बल्कि उनकी उपस्थिति में एक बादशाह जैसा आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन सभी की नजरें उनके पीछे आने वाले नौजवान पर टिक गईं। आदर्श, जिसने गहरा नीला सूट पहना था और हाथ में लैपटॉप था, मयंक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। कमरे में खुसर-फुसर शुरू हो गई। लोग सोचने लगे, ये कौन है? क्या यह कोई नई मुसीबत है? गौरव के माथे पर शिकन पड़ गई। ये चेहरा उन्हें कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन साफ सुथरे सूट की वजह से वह उसे तुरंत पहचान नहीं पाए। और वही लड़का था जिसे उन्होंने पहले धक्के देकर बाहर निकाला था। मयंक अपनी उपस्थिति में स्थिर खड़े हुए और सब पर एक नजर डाली। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि आप सब आज यहाँ अल्फा ग्रुप की स्थिति देखने आए हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपको मायूसी होगी। आज हम अंत की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की बात करेंगे। उन्होंने इशारा किया और आदर्श आगे बढ़ा। आदर्श ने लैपटॉप को प्रोजेक्टर से जोड़ दिया और बड़ी स्क्रीन रोशन हो गई। गौरव ने जैसे ही आदर्श को करीब से देखा, उनका रंग फक गया और हलक में कांटे चुभने लगे। ये तो वही है, लेकिन यहाँ कैसे? गौरव के दिल में फौरन खतरे की घंटियां बजने लगीं। आदर्श ने बोलना शुरू किया और उसकी आवाज में जरा भी लड़खड़ाहट नहीं थी। आपके सामने जो रिपोर्ट पहले पेश की गई थी, वह अधूरी सच्चाई पर आधारित थी। आज मैं आपको असली स्थिति दिखाऊंगा जो आधे अधूरे पर्दों में छुपाई गई थी। अगली स्लाइड पर क्लिक किया। उसमें जो गलती दिखाई गई थी, जो मयंक की फाइल में थी, उसे देखें। ये कोई मामूली शायरी या मामूली गलती नहीं थी, बल्कि कंपनी के मुनाफे को कम दिखाने की कोशिश थी। इसके बाद आदर्श ने असली आंकड़े पेश किए, जो कंपनी के मुनाफे को स्पष्ट कर रहे थे। कमरे में मौजूद शर्मा और शाह, जो पहले गुस्से में थे, अब स्क्रीन की ओर दिलचस्पी से देखने लगे। आदर्श ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, और यह हजारों की राशि जो आपको दिखाई जा रही है, वह दरअसल मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से नहीं, बल्कि अंदरूनी करप्शन की वजह से है। गौरव ने कहा, इस लड़के को कंपनी से निकाल दिया गया था क्योंकि वह डेटा चोरी करता था। आप लोग उसकी बात कैसे सुन सकते हैं? कमरे में हलचल मच गई। कुछ लोग गौरव का समर्थन करने लगे। मयंक खामोश खड़ा रहा, लेकिन आदर्श ने ठंडी मुस्कान के साथ मिस्टर गौरव की ओर देखा। शोर मचाने से सच नहीं दबता, सच नहीं बदलता। अगर मैं फ्रॉड हूँ, तो क्या आप वजह बताएंगे कि कल रात 2:45 बजे आपके लैपटॉप से मेन सर्वर में लॉगिन करके फाइल नंबर 302 में बदलाव क्यों किया गया? आदर्श ने एक क्लिक किया और स्क्रीन पर सर्वर के लॉगिन नंबर दिखाई दिए। वह साफ साफ गौरव के यूजर नेम और उसके घर का IP एड्रेस था। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई।
गौरव का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में फंस गए। आदर्श ने वार जारी रखा, और सिर्फ यही नहीं, मिस्टर गौरव, ये रही उन अकाउंट्स की तफसील जिनमें पिछले 6 महीने के दौरान कंपनी के फंड स्थानांतरित किए गए। आदर्श ने अगली स्लाइड पर बैंक लेन देन का पूरा चार्ट खोल दिया। हर लेन देन के सामने खाली और उसके साथियों के नाम गुप्त कोड में लिखे थे, जिन्हें आदर्श ने डिकोड कर दिया था। बोर्ड के सदस्य हैरान और स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर उनकी निगाहें गौरव पर टिक गईं। खेल पूरी तरह पलट चुका था। शिकारी अब स्वयं शिकार बन गया था। चेयरमैन ने गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए आदेश दिया कि तुरंत सुरक्षाकर्मी मिस्टर गौरव और उनकी पूरी टीम को हिरासत में लें और पुलिस को बुलाया जाए। 2 सुरक्षा गार्ड अंदर आए और गौरव को पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले गए। जाते जाते गौरव ने नफरत भरी नजरों से आदर्श को देखा, लेकिन आदर्श ने नजरें झुकाने के बजाय गर्व से उसका सामना किया। इसके बाद मयंक ने दोबारा माइक संभाला और कहा, महानुभावों, यही वह सच्चाई है जो आपसे छिपाई गई थी और इसे मेरे इस योग्य साथी आदर्श ने उजागर किया है, जिसे हमारे सिस्टम ने कभी गलत तरीके से बाहर कर दिया था। अल्फा ग्रुप अब सिर्फ मुनाफा ही नहीं कमाएगा, बल्कि न्याय भी करेगा। इसके साथ ही मयंक ने घोषणा की कि आदर्श को न केवल उसका सम्मान और अधिकार वापस दिया जा रहा है, बल्कि उसे कंपनी का नया चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग खड़े होकर मयंक और आदर्श को सम्मान और प्रशंसा दे रहे थे। आदर्श की आंखों में आंसू भर आए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि जीत, सफलता और कृतज्ञता के थे। उसने मयंक की ओर देखा, जिनकी आंखों में पिता समान ममता और अपनापन झलक रहा था। बैठक समाप्त होने के बाद जब वे दोनों बाहर निकले तो दोपहर की धूप पूरे वातावरण में चमक रही थी। मयंक ने आदर्श के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर पूछा, कैसा महसूस हो रहा है, मिस्टर स्ट्रैटेजी ऑफिसर? आदर्श ने गहरी सांस ली, जैसे वह बरसों की कैद से मुक्त हुआ हो, और बोला, सर, ऐसा लग रहा है जैसे मैं दोबारा जीवित हो गया हूँ। लेकिन मुझे आपसे एक वादा चाहिए। मयंक ने प्रश्नवाचक नजरों से पूछा, कैसा वादा? तब आदर्श ने गंभीरता से कहा, सर, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आगे कभी किसी प्रतिभाशाली इंसान को सिर्फ इसलिए न खोना पड़े कि उसके पास सिफारिश नहीं है या वह गरीब है। मयंक ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। वादा रहा, और वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया। अल्फा ग्रुप अब शहर की सबसे कामयाब कंपनी बन चुका था और आदर्श ने अपनी मेहनत से कंपनी को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। एक दिन मयंक अपनी गाड़ी से ऑफिस के बाहर उतर रहा था। वह अब काफी बदल चुका था। उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था और उसकी जगह नरमी और ठहराव आ गया था। अचानक उसकी नजर सड़क के उस पार पड़ी, जहां एक छोटा सा बच्चा कंधे पर भारी बस्ता लटकाए फटी हुई चप्पलों में स्कूल जा रहा था। मयंक को अपना माजी याद आ गया, जब वह गरीबों को देखकर मुंह मोड़ लिया करता था। उसने गाड़ी रुकवा दी, जिसे देखकर ड्राइवर हैरान रह गया कि साहब क्यों रुक गए। मयंक ने जेब से पैसे नहीं, बल्कि एक कार्ड निकाला और सड़क पार कर उस बच्चे के पास गया। बच्चा डरकर पीछे हट गया। मयंक घुटनों के बल बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, बेटा, डरो मत, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने मासूमियत से सिर हिला दिया। मयंक ने वह कार्ड उसके हाथ में दिया और कहा, अपनी मम्मी या पापा से कहना कि इस नंबर पर कॉल करें। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च अल्फा फाउंडेशन उठाएगी। बच्चा खुशी से उछल पड़ा और भाग गया। मयंक खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। यह आदर्श था, जो अब बेहद बहुत सुंदर लिबास में था और उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने ये मंजर देखा और मुस्कुराया। बोला, सर, मीटिंग के लिए देर हो रही है। मयंक मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, कुछ चीजें मीटिंग से ज्यादा अहम होती हैं। आदर्श, तुमने मुझे सिखाया कि हीरे सिर्फ खानों में नहीं मिलते, कभी कभी वे फुटपाथ की मिट्टी में भी छुपे होते हैं। बस उन्हें पहचानने वाली आंख और तराशने वाला हाथ चाहिए। इंसान की कदर उसके पद या कपड़े से नहीं,
बल्कि उसकी काबिलियत और किरदार से होती है। दुनिया में न जाने कितने आदर्श ऐसे हैं जो सिर्फ एक मौके के इंतजार में हैं, और न जाने कितने मयंक ऐसे हैं जिन्हें अपनी आंखें खोलने के लिए किसी ठोकर की जरूरत पड़ती है। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की कामयाबी की नहीं, बल्कि इंसानियत और इंसानी विशेषता की कामयाबी की दास्तान है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।